अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम यस सर, सर। आ रही जी है। सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, थैंक यू जी। आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन भी नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। थैंक यू जी, जी बहुत सर, आ शुक्रिया। रही है। आ रही बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये हमारे आज सेशन 3 है, जिसमें हम जो पिछले हफ्ते के अपलोडेड प्रेजेंटेशन और वीडियो लेक्चर थे उसको पे क्वेश्चन आंसर आपके कोई हैं तो उनको मैं जवाब दूंगा। तो उससे पहले मैं क्विकली गो थ्रू हो जाता हूँ जो उन वीडियोस हाँ। सॉरी जो उन प्रेजेंटेशंस में मौजूद था, ताकि आपको किसी को कोई रिमाइंड होने की ज़रूरत हो तो वो भी हो जाए। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इसका नाम था रिसर्च टाइप्स एंड मैपिंग। इसके बारे में दो चीज़ें जहन में रखिएगा कि एक तो जो वीडियोस हैं उस वो इसी के बारे में है, लेकिन उनके आखिर में एक और चीज़ भी है कि एक अच्छी रिसर्च की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक और अलग से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, ये ट्रेडिशनली एक बहुत ज़्यादा कह लें कि बोरिंग और रिपल्सिव किस्म का सब्जेक्ट रहता है हमेशा। मतलब इससे इससे लोग अट्रैक्ट होने के बजाय दूर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिलोसॉफिकल बातें बहुत होती हैं और बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाते हैं स्टूडेंट। तो मैंने, चूंकि मैं पहले ये नहीं पढ़ाता था, तो लेकिन होता क्या था कि मैं जब एमएस थीसिस सुपरवाइज करता था तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्ली सारे सोए रहते थे इस सब्जेक्ट में, जहाँ से भी पढ़ते थे। तो फिर मैंने ये सब्जेक्ट खुद ले लिया कि मैं उनको प्रैक्टिकली समझाऊं कि रिसर्च के किस तरह से गुजरना है रिसर्च के अंदर से, ताकि वो थीसिस अच्छी तरह कर सके। तो मैंने फिर इस सब्जेक्ट को बहुत कह लें कि री अरेंज किया है, बहुत रीअलाइन किया, और इसके अंदर से बोरिंग चीज़ों को कम भी किया है और उनकी बोरियत भी ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये प्रॉबली सबसे ज़्यादा कह लें कि फिलोसॉफिकली इंटेंसिव टॉपिक है। मैंने कोशिश की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन लैंग्वेज में डालने की, लेकिन स्टिल इन चीज़ों की नेचर ऐसी है कि ये समझनी भी ज़रूरी होती है रिसर्च के लिए। तो आपको कहीं ऐसा लगे तो मुझे बताइएगा कि और मज़ीद आसान अल्फाज में बताएं। मैं मज़ीद आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि किसी भी रिसर्चर को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल आप एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं ना, रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि एक इट्स इंटरनेशनली नोन सब्जेक्ट। तो उनमें से चीज़ें मिस करना भी ठीक नहीं है, यानी आपको चीज़ें पता सारी होनी चाहिए। सिर्फ ये कि बताने का तरीका बोरिंग ना हो तो शायद ज़्यादा आप इंटरेस्ट ले सकें उसमें। और कुछ कुछ टीचर ऐसे करते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए ये सब्जेक्ट, ये वाला पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि फ़िलासफ़ी होती है और आप उसमें अंदर घुसते चले जाते हैं और मज़ा आता है पढ़ते हुए। स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि वो इस अप्रोच के साथ सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आए होते। तो मैंने ये कोशिश की है कि आई डोंट गेट कैरिड अवे, आपको जो बेयर मिनिमम ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताऊं, इस सेंस में कि आप रिसर्च कर सकें, और इस सेंस में कि आप कहीं दुनिया में कहीं भी किसी से बात करें जिसने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी हुई हो, तो आपको सारी टर्म्स पता हों और उनके मतलब पता हों। तो इस बैकग्राउंड के साथ चलते हैं जी आगे। हमारा जो एजेंडा है इसमें दो चीज़ें हैं, एक टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च किस किस्म की होती है, और दूसरी रिसर्च मैपिंग, यानी इसको भी आप कह सकते हैं रिसर्च किस किस्म की होती है, लेकिन इसको मुख्तलिफ एरियाज़ पे मैप करना। तो क्लासिफिकेशन जब भी रिसर्च की जाती है, यानी जब भी आप किसी चीज़ की टाइप्स समझने की कोशिश करते हैं तो उसको क्लासिफाई करते हैं ना, कि ये 4 डब्बे हैं, 6 डब्बे हैं, इनमें अलग अलग रखेंगे, इस डब्बे का ये मतलब है। तो इस तरह हमारे पास क्लासिफिकेशन के 4 बेसिस हैं। एक है पर्पस, मकसद क्या है रिसर्च का। एक है आउटकम, निकलेगा क्या है इससे। एक है लॉजिक, किस सीक्वेंस से करेंगे। और एक है प्रोसेस, करेंगे तो वो स्टेप्स क्या होंगे, यानी ऊपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, नीचे स्टेप्स इटसेल्फ है। तो इन चारों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पर्पस। पर्पस जो है वो उसका मेन क्वेश्चन ये होता है पर्पस का, कि हाउ वेल इज़ द प्रॉब्लम अंडरस्टूड। यानी ये जो हम रिसर्च करने लगे हैं, ये इसके बारे में पहले से कितना पता है। तो आपको फिर 3 किस्म की रिसर्च मिल जाती हैं। एक रिसर्च वो होती है जिसको हम एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, ये एक एक्सट्रीम पे होती है। इस रिसर्च के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, इस एरिया के बारे में जो आप रिसर्च करने लगे हैं। और दूसरी एक्सट्रीम पे होता है एक्सप्लेनेटरी, जिसके बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, आप सिर्फ उसका
कॉज एंड कंसीक्वेंस या कोई भी और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, और इसके बीच में डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें जिसमें प्रॉब्लम समझ आ जाती है उसको फिर आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें एक और वर्जन ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन है। मैं जानबूझ के ये दोनों रखता हूँ ताकि जिसने बहुत डिटेल देखनी होती है वो वीडियो में देख लेता है, और जो वीडियो देखने के बाद क्विकली समझने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से समझ लेता है। तो फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कुछ ऐसी हो सकती है कि आपका बेसिक टॉपिक है टूरिज्म। ठीक है जी। अब टूरिज्म अगर आप मरी में जाके रिसर्च करने लगे, अब टॉपिक टूरिज्म है, मरी में करने लगे, मरी में टूरिज्म वेल एस्टेब्लिश्ड है, आपको पता है वहाँ पे टूरिस्ट पहले से ही लाखों आते हैं, वहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं, वहाँ पे सैकड़ों होटल्स हैं, वहाँ इस तरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपकी रिसर्च कुछ इस नेचर की होगी कि वहाँ पे रश क्यों जमा होता है। टॉपिक वही है टूरिज्म ना, लेकिन आपका वहाँ पे अगर रश क्यों हो जाता है, वहाँ पे चीज़ों की खाने की क्वालिटी ऐसी है या वैसी है, वो क्यों है, वहाँ पे होटल फलाने टाइम पे क्यों महंगे हो जाते हैं और फलाने टाइम पे क्यों सस्ते हो जाते हैं। यानी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह पता है कि इशू क्या है, बस उसकी किसी एक चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही रिसर्च आप गवादर में करने चले जाएं तो वहाँ पे कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन आप उसको टूरिज्म की एक हब बनाना चाहते हैं। तो आप फिर किसी और नेचर की रिसर्च करेंगे, आप कहेंगे अच्छा लोग यहाँ पे आएंगे तो प्रोबेबली सबसे अच्छी अच्छी जगह कौन सी है, बीच के करीब या पहाड़ के करीब। अच्छा बीच के करीब है, फिर बीच के करीब क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्पोर्ट्स होने चाहिए, बीच स्पोर्ट्स या बीच पे विजिट्स होने चाहिए, वो बोट के ज़रिए होने चाहिए या वहाँ पे ऊंट और घोड़े होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बीच में कोई डिस्क्रिप्टिव नेचर की भी हो सकती है रिसर्च, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि हम लाहौर की टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, आप एक स्टडी दें कि हम टूरिस्ट को क्विकली होटल्स से डेस्टिनेशंस तक कैसे ट्रांसपोर्ट करें। तो वो एक बीच के नेचर की प्रॉब्लम है कि जहाँ पे ना आप कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं, ना पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बल्कि उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होंगी वो एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, वो एक्सप्लेनेटरी हो सकती है। अगर आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं एमएस कर रहा हूँ और मैं उस पर अपनी थीसिस लिखना चाहता हूँ। तो अगर मुझे 4 डैम के प्रोजेक्ट पता है कि ये हुए हैं, उनमें मैंने देखना है कि कॉस्ट क्यों बढ़ी और कॉस्ट क्यों कम हुई, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करूँगा। वेल नोन प्रोजेक्ट्स हैं, वेल लेड आउट प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे सामने बने हुए हैं सारे के सारे, सबकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, उसको पढ़ के उसके अंदर से देखूंगा कॉज एंड इफेक्ट क्या है कॉस्ट के। अगर मैं एक पहाड़ी इलाके में गया हूँ और वहाँ पे मैंने टनल खोदनी है, अब ये भी बाय नेचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मैं वहाँ पे टनलिंग का काम शुरू करूँगा तो पहाड़ की नेचर किस तरह की है, वहाँ पे मुझे लोकल मज़दूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जब मैं पानी का रास्ता चेंज करूँगा तो मुझे और ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं या नहीं है। तो वो एक्सप्लोरेटरी नेचर की मेरी रिसर्च होगी। इसी तरह उसके बीच में डिस्क्रिप्टिव नेचर की भी होंगी। तो आप जिस जगह पे भी रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक बाय इटसेल्फ इज गिवन टू एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी। टॉपिक, एक ही टॉपिक एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आप किस चीज़ के बारे में, उसके किस पार्ट के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, या आपकी इन अदर वर्ड्स कह लें कि सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक आपका पर्पस होता है रिसर्च का। जो दूसरी चीज़ होती है वो आउटकम है, आउटकम ऑफ रिसर्च। उसका बेसिक सवाल क्या है, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ योर रिसर्च, इससे निकलेगा क्या। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक रिसर्च और एक को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जब आप कोई थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं तो वो बेसिक रिसर्च होती है, यानी किसी थ्योरी को आगे लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम क्वांटम के बारे में बहुत सुनते हैं ना, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, क्वांटम एनर्जी के बारे में वगैरह वगैरह। तो आजकल उसकी एप्लीकेशन की बात हो रही है कि उससे कंप्यूटर्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए, प्रोसेसर्स में
क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके तो अपनी प्रोसेसिंग पावर कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन आज से 100 150 साल पहले क्वांटम की बेसिक रिसर्च हो रही थी कि जहाँ पे लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक एटम यहाँ से फायर किया, दो स्लिट्स में से गुजरेगा, आगे स्क्रीन पे कैसी शक्ल बनेगी। तो वो थ्योरी बन रही थी वहाँ पे। थ्योरी पहले एक बंदे ने प्रपोज की, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले मैक्स प्लैंक ने काम किया, फिर फेमन ने काम किया, फिर इस तरह बहुत थोड़ा सा आइंस्टाइन ने काम किया, बहुत से लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते गए। और आज हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास क्वांटम की वेल डिफाइंड नॉलेज मौजूद है और हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो आउटकम में आपकी टाइप ऑफ रिसर्च बेसिक हो सकती है, जिसका मतलब है आप थ्योरी समझना चाह रहे हैं, थ्योरी बनाना चाह रहे हैं, थ्योरी को एडवांस करना चाह रहे हैं। या अप्लाइड हो सकती है जिसमें थ्योरी मौजूद है, एक प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, उसको सोल्यूशन देना है। तीसरा क्लासिफिकेशन बेसिस लॉजिक है। लॉजिक में सवाल है, विल यू स्टार्ट विद डेटा एंड मूव मूव टू थ्योरी? यानी आप पैटर्न्स देख के कोई थ्योरी बनाने की बात करेंगे, या पहले थ्योरी मौजूद है, थ्योराइज करेंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, और उसको कह लें कि डिडक्ट करेंगे। तो बेसिकली होता है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च और एक को कहते हैं इंडक्टिव। तो डिडक्टिव का मतलब होता है कि पहले थ्योरी स्टेट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आपकी थ्योरी सपोर्ट हो रही है कि नहीं। इसमें जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जो मैंने एग्जांपल वहाँ पे लिखी हुई है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थ्योरी मौजूद है, सारी की सारी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है? ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स, पीएमआई के एंगल से देख लें तो 8 नॉलेज एरियाज, फिर मुख्तलिफ प्रोसेसेस, प्रोसेस ग्रुप्स, उनके अंदर आईटीटीओज, ये सारी थ्योरी है। आप क्या करते हैं कि आप अपने आप कहते हैं कि ठीक है ये तो मौजूद है, लेकिन मैं मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने लगा हूँ। तो उनको ये थ्योरी फिट होती है या नहीं? या मैं आईटी के प्रोजेक्ट्स की बात करने लगा हूँ, जहाँ पे प्रैक्टिकली बनाना कुछ भी नहीं होता, बैठ के कोडिंग करनी होती है, तो क्या उसको ये फिट होती है कि नहीं? या मैं मेडिकल के प्रोजेक्ट की बात करने लगा हूँ, उस पर फिट होती है कि नहीं? तो थ्योरी मौजूद है, और आप उसको एनालाइज करके डेटा को देखते हैं कि ये थ्योरी मेरे डेटा को सपोर्ट कर रही है कि नहीं। दूसरी तरफ इंडक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च है, जिसमें आप डेटा गैदर करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स देखते हैं और उसके बेसिस पे एक थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पिंडी या इस्लामाबाद में देखें कि बच्चे जो है वो कितने स्कूलों में नहीं जाते हैं। तो इस मुख्तलिफ इलाकों का आपको डेटा पता चलेगा, फिर उसमें अंदर आपको पैटर्न्स नज़र आने शुरू होंगे कि इस इलाके में कम है, इस इलाके में ज़्यादा है, जिस इलाके में ज़्यादा है उसमें इतनी एज के इतने हैं, इतनी एज के इतने हैं। तो वहाँ पे फिर आप एक थ्योरी डेवलप करेंगे कि यहाँ पे इतने स्कूल्स की ज़रूरत है और यहाँ पे इतने फ्री स्कूल्स की, या जो भी आपकी थ्योरी होगी। तो दो टाइप्स हैं, एक डिडक्टिव जिसमें आप थ्योरी को लेके चलते हैं और डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके सिचुएशन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक तरफ इंडक्टिव के आप डेटा ढूंढते हैं और इंड्यूस करते हैं थ्योरी को। और आखिरी चीज़ है जी, आखिरी क्लासिफिकेशन बेसिस है प्रोसेस, जिसका सवाल है, इज़ योर डेटा न्यूमेरिकली मेजरेबल? आपका डेटा नंबर्स में मेजर हो सकता है? तो इसमें बेसिकली दो एक्सट्रीम्स हैं। हो सकता है तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। नहीं हो सकता है तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी बात की थी, और हम आगे भी बात करते रहेंगे। अब थोड़ी देर में यू वुड अंडरस्टैंड के जो पीछे हमने बाकी भी बेसिस पढ़े ना, पर्पस, आउटकम और लॉजिक, उनमें भी हम अल्टीमेटली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब हम आगे मैपिंग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको समझ आएगी कि हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव को बहुत पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी रिसर्च किस तरफ जा रही है। इन दोनों में से इन इन दोनों के मुख्तलिफ जो फ़र्क होते हैं वो हमने पिछले सेशन में देखे थे। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं होते, क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं। क्वालिटेटिव में सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, क्वांटिटेटिव में सैंपल साइजेस बहुत बड़े होते हैं। क्वालिटेटिव में वेरिएबल्स नहीं होते बल्कि पूरी सिचुएशन को देखा जाता है, क्वांटिटेटिव में वेरिएबल्स को एनालाइज किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी इसके फ़र्क है। हम इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट देखेंगे। इस तरह और भी बहुत सारे रिसर्च की टाइप्स हैं, ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, और इनमें भी बहुत ओवरलैप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, केस स्टडी का मतलब होता है किसी एक केस को ले लेना और उसको डिटेल में स्टडी करना। अब वो केस कोई एक इंसान भी हो सकता है,
वो कोई एक जानवर भी हो सकता है, कोई एक फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई एक मोहल्ला भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे इंसान हो, कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया भी हो सकता है जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हो। इसी तरह कोई एक जंगल भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे जानवर हों, एंड सो ऑन। तो केस स्टडी का मतलब होता है किसी एक यूनिटी को ले लेना और उसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करना। अब ये बाय नेचर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है केस स्टडी, क्योंकि अगर आपका सैंपल साइज ही वन हो गया, एक ही बंदा है, तो वो जो हमने पीछे कहा था कि इनमें एक मेजर फर्क ये होता है कि क्वालिटेटिव का सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, तो ये बाय नेचर ही क्वालिटेटिव हो जाती है। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जिसमें आप मुख्तलिफ पार्ट्स को देखते हैं, क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं किसी एक चीज़ के। अब ये और भी बहुत सारों से ओवरलैप करती है, जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। टाइम सीरीज़ का मतलब है कि 1960 में किसी चीज़ को देखा, फिर 65 में, 70 में, 75 में, 80 में, और फिर उसके बारे में कोई थ्योरी बनाई। पैनल और कोहोर्ट स्टडीज़ ये होती हैं कि पैनल का मतलब होता है कि अ, एक ही बंदा, या एक ही ग्रुप, या एक ही इंडस्ट्रियल एरिया, या एक ही फैक्ट्री, या एक ही जंगल, वटेवर, उसको एक दफ़ा देखा, फिर 10 साल बाद फिर देखा, फिर 20 साल बाद फिर देखा, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं पैनल स्टडीज़। और कोर्ट स्टडीज़ का मतलब होता है कि मुख्तलिफ लोग होते हैं लेकिन वो चीज़ एक ही तरह की एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही टीचर हूँ, पिछली क्लास कोहोर्ट 1 थी जिन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ा, आप कोहोर्ट 2 हैं। इसी तरह कोहोर्ट 3 होगा कोई, या फर्ज करें मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो 20 कोहोर्ट्स होंगे। तो उन कोहोर्ट से रिसर्च मेथडोलॉजी इन केस के बारे में कुछ किया जा सकता है रिसर्च। फिर कोरिलेशनल रिसर्च, ये इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द नेम के चीज़ों के आपस में कोरिलेशन को जहाँ पे आप देखते हैं। फिर एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसमें आप लोगों को उनकी अपनी कह लें कि एक एथनिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो क्या चीज़ फील करते हैं, क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, किस चीज़ के अंदर रहते हैं। ये नॉर्मली ये भी थ्योरेटिकल और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का मतलब होता है कि आप डेटा इकट्ठा करके और थ्योरी की डेवलपमेंट की तरफ जो रिसर्च करते हैं। अभी देखिए, एथनोग्राफिक और ग्राउंडेड थ्योरी मोर और लेस एक ही हो सकती है। आप एक ही स्लम में जाएं, एक ही कच्ची आबादी में जाएं, तो वहाँ पे आप उनके बारे में जान भी सकते हैं और वहाँ से एक थ्योरी भी बना सकते हैं कि जो घरों में काम करने वाले लोग होते हैं उनके ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह उसी जगह पे आप केस स्टडी भी कर सकते हैं, इसी तरह उसी जगह पे आप कोरिलेशनल रिसर्च भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एसेंशियली क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है क्योंकि इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च, ये इसमें आप इसमें बहुत सारी रिसर्चेस की टाइप्स आती हैं, जैसे ये हर्मेनोटिक्स होता है, जो रिलीजन की रिसर्चेस वगैरह होती हैं, पुराने टेक्स्ट की रिसर्चेस, ऑडियोज कहीं से पुरानी हों उन पे रिसर्च करना, इजिप्ट के में चले जाना और वहाँ पे देखना कि फिरौन वगैरह कैसे तरह किस तरह की उनकी किंगडम्स वगैरह होती थी। इस तरह फिनोमेनोलॉजिकल के ये एथनोग्राफिक के बड़ा करीब होता है। ये फिनोमेना किसी जगह पे क्या हो रहा है या कौन बंदा क्या फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बारे में रिसर्च करना। इस तरह इसके अलावा भी आपको बहुत सारी रिसर्च टाइप्स मिल जाएंगी। एक्चुअली इट सिमेंटिक्स डोंट मैटर। आपको नेचुरली एक जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, एक सवाल है और उसका जवाब देना है, तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वे। अगर आप एक जगह पे चले गए हैं जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि क्वेश्चनर क्या होता है, आप कहाँ से उससे क्वेश्चनर भरवाएंगे, तो फिर आप बैठ के उसको देखते रहते हैं। अब नेचुरली यू टेंड टू गो टूवर्ड्स इथनोग्राफिक रिसर्च और फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। अब एक और दफ्तर में गए हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सब क्वेश्चनर भर सकते हैं, आप नेचुरली क्वेश्चनर भरवाना शुरू कर देंगे उनसे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च और इनकी सिमेंटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सिचुएशन डिक्टेट करती है कि आपकी रिसर्च कैसे आगे चलेगी। अच्छा जी, अब ये सेकंड पार्ट है, ये किसने भाई लाइन लगा दी यार, इसको ख़त्म करो, ये क्या, ये लाल लाइन किसने लगा दी है भाई। अच्छा जी, एनोटेशन से क्लियर ऑल ड्राइंग्स, अच्छा जी। अच्छा जी, तो रिसर्च मैपिंग में बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं
दे आर 5 layers ऑफ इंटरलॉकिंग चॉइसेस दैट अ रिसर्चर हैज़ टू मेक। अब ये वाला वो बोरिंग पार्ट है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, लेकिन ये इट इज़ एक्सीलेंट नॉलेज, एक्सीलेंट बेसिक नॉलेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अगर आप इनको समझ जाएं तो बेसिकली आप सबसे पहले फैसला करते हैं कि सॉरी आप सबसे पहले फैसला करते हैं कि आपकी रिसर्च की ऑन्टोलॉजी क्या होगी, फिर एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, फिर मेथडोलॉजी, टेक्निक्स और डेटा एनालिसिस क्या होंगे। इनमें से एक एक को देखते हैं। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि चीज़ें हैं क्या, नेचर ऑफ बीइंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए, मैं वापस जाता हूँ जिस जो हमने पहले एग्जांपल की थी, हम डैम की हमने बात की थी। ये डैम होता क्या है? डैम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है ताकि ताकि बिजली बनाई जा सके और इलाकों को जरखेज़ बनाया जा सके। अच्छा ठीक है, ये डैम होता है। तो नेचर, इसका मतलब है कि पानी एक्चुअली है। पानी से ही चीज़ें जरखेज़ होती हैं, पानी से ही बिजली बनती है। आप कहेंगे नहीं, और भी जगहों से बनती है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर डैम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह की रीजनिंग को, क्वेश्चनिंग को हम ओंटोलॉजी कहते हैं कि नेचर ऑफ बीइंग क्या है, चीज़, वो चीज़ है क्या जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। दूसरा, जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि चीज़ बीइंग है क्या, फर्ज करें एक बंदा शुरू में ही कहता है कि नहीं यार, ये कोई असल में कुछ भी नहीं होता, ये सारा एक ना दुनिया एक ख्वाब में रह रही है, हम सब सोए हुए हैं, मैट्रिक्स मूवी चल रही है और ये ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद आप देखें उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी रिसर्च करने की। वो कहेगा वैसे ही फजूल तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो यार, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हो। वो एकदम तेज़ हवा चलेगी, एकदम कहीं से आंधी आएगी, सब गिर जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चनर धरे धरे के धरे रह जाएंगे। एकदम कोई डीटी आएगी, कोई अल्लाह ताला का अजाब आएगा, सब चौपट हो जाएगा, क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हो। तो आप देखते हैं कि ओंटोलॉजी, जब आप एक एक ख़ास तरह की ओंटोलॉजी पे बिलीव करना शुरू करते हैं तो आगे वाली चीज़ें इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें ओंटोलॉजी में आपने फैसला किया है कि, बल्कि इनके बारे में डिटेल में देखते हैं अगली स्लाइड्स में। ओंटोलॉजी के बाद एपिस्टेमोलॉजी का सवाल आता है। एपिस्टेमोलॉजी ये होती है कि अच्छा, नेचर ऑफ बीइंग ऐसी थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे कैसे। ठीक है, पानी था, लेकिन पानी की प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे जाने। तो उसके उसके जवाब को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। फिर अच्छा ठीक है, हम ऐसे जानेंगे, चलो फिर प्रोसेस डिफाइन करते हैं, वो स्टेप्स क्या होंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे। फिर स्टेप पता चल गया, अब हर एक स्टेप पे क्या टूल इस्तेमाल करना है, उसको हम टेक्निक्स कहते हैं। और फिर जब डेटा आ जाता है तो उस कैसे डेटा को एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, क्या रीजनिंग करेंगे जिससे हमारे पास जवाब निकल आएगा। तो ये जो 5 चीज़ें होती हैं, ये फिलोसॉफिकली डिफाइन करती हैं कि आप किस तरह की रिसर्च करेंगे। मैं इनको क्विकली एक एक करके आपको बता देता हूँ, जिस तरह पीछे मैंने प्रोसेस में बताया था। ये जो पहली 2 चीज़ें होती हैं, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, इसके बारे में जब आप फैसला करते हैं तो आप कहा जाता है ये आपकी रिसर्च की पैराडाइम है। रिसर्च की पैराडाइम है। जनरली इसके जवाब में आप कहते हैं कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगा या क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा। और बाद वाले जो 2 हैं इनको हम कहते हैं डेटा गैदरिंग, ये मेथडोलॉजी और टेक्निक को। और फाइनली तीसरे वाले को डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले आपको अपने रिसर्च पैराडाइम को सिलेक्ट करना होता है, फिर डेटा गैदरिंग के बारे में फैसला करना होता है, और आखिर में डेटा एनालिसिस के बारे में। ओंटोलॉजी को देखते हैं, व्हाट थिंग्स आर, नेचर ऑफ बीइंग, चीज़ें होती क्या हैं, चीज़ें एग्जिस्ट किस तरह करती हैं। इसमें 2 अप्रोचेज हो सकती हैं, एक हो सकती है सब्जेक्टिव, एक हो सकती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि नहीं भाई, चीज़ें एक्चुअली होती हैं, बेशक हम उनको समझ सकें या ना समझ सकें, ये होती हैं। सोशल साइंसेज में हम इस चीज़ को कहते हैं रियलिज्म, कि हर बंदा कहता है कि भाई एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं, दे मैटर। जब एक बार चीज़ हो जाती है तो फिर आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि ट्रूथ्स आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स। कहता है कि आप लोगों ने थोड़ी देर से पहले सुना होगा ना कि एक मौलवी साहब की वीडियो आई है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारे इज्तिमा में आते थे, ये जो रायवेंड वाला, और उसमें मुझे कहते थे, मौलवी साहब कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे वाज देते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन लोगों को सिर्फ ये बताया करो कि वो जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो जाए। यानी जो वाज का ट्रूथ था इमरान खान के लिए बड़ा बड़ा यूनिक था। दूसरी तरफ जो मौलवी साहब थे वो कह रहे थे नहीं भाई, वाज एक ट्रूथ है। इसके बारे यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा क्योंकि मेरे पास एक कैप्टिव ऑडियंस है, उनके दिल नरम है, मैं जो भी बताऊंगा उनके दिल में बैठ जाएगा।
तो ये दो एक अलग अलग अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स टूवर्ड्स कह लें कि रियलिटी। फिर सब्जेक्टिव में दूसरी चीज़ क्या है? ट्रूथ डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। यानी जंगल में वो एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ना कि इफ अ ट्री फॉल्स इन अ वुड, एक जंगल में एक दरख्त गिर जाए लेकिन उस जंगल में कोई भी ना हो 100 किलोमीटर तक, तो क्या उसकी कोई आवाज़ पैदा होगी? तो आप बताएं जी, आप लोगों का क्या ख्याल में इसका क्या जवाब है? जहाँ पे आवाज़ सुनने वाला ही कोई ना हो, क्या वो आवाज़ पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी? नहीं होगी। है ना? होगी सर, कुछ लोग परसीव करेंगे, होगी, लेकिन उन्हें आवाज नहीं आएगी। लेकिन सुनने वाला नहीं है ना सर कोई। आवाज तो पैदा होगी। है ना? तो आप देखें ना, ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है ना। अब जो जिस जिस आवाज़ को किसी ने सुना ही नहीं वो कैसे पैदा होगी ना। तो इसी तरह इसमें से एसेंशियली कोई चीज़ सही या गलत नहीं है। बस ये आपका पर्सपेक्टिव होता है, ये आपकी ओंटोलॉजी होती है कि चीज़ है किस नेचर की। सब तो उसके इसमें आप या फिर सब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं या ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं। अब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, जैसे मैंने आपको कहा था ये बोरिंग हो जाता है और बहुत कम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अ, आप जहन में ना किसी वक्त सूफीज़्म के बारे में सोचें, वो सब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं। जो दूसरे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं। इसी तरह मेडिकल साइंस में देखें, डॉक्टर्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं, हकीम सब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ना हर इंडस्ट्री में हर एरिया में ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेने वाले लोग हैं और सब्जेक्टिव अप्रोच लेने वाले लोग हैं, और कोई इसेंशियली सही या गलत नहीं है। दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल रहे हैं, दोनों की बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस है। लेकिन उनके उनका वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये क्यों मुख्तलिफ है इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके समझेंगे। एक तरफ लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से आपने कह दिया ना कि आवाज़, एक एक ग्रुप आप में से कह रहा है कि आवाज़ है, पैदा हुई थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी। तो अगला सवाल ये होगा, चलो अब अगली बार ना लेट्स ट्राई टू उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सुनने का कोई तरीका नहीं है। तो वो फिर कोई वेरिएबल निकालने की कोशिश करेगा, वो कहेगा ठीक है आवाज़ सुनने का तो तरीका नहीं है, मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ, देखता हूँ उस दरख्त के गिरने के बाद यहाँ पे कोई वेवलेंथ मॉनिटर मैं करता हूँ, कोई यहाँ पे इर्ताश आता है कि नहीं वेव्स का, मे भी ऐसी कोई चीज़ निकालने की कोशिश करेगा। जो दूसरा बंदा है वो कहेगा यार तुम ये निकाल लोगे, तो तुम तो एक पॉइंट पे खड़े हो इस 100 किलोमीटर के डायमीटर में, इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट्स और हैं, उन पे क्या क्या लगाओगे तुम? तो बेसिकली उसके कहने का मतलब है कि इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि तुम किस किस को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो बस समझ मान लो कि आवाज़ नहीं है यार, तो तुम्हें नहीं आवाज़ आई तो नहीं आई। अब ये भी बिल्कुल ठीक अप्रोच है। तो ये एक बिल्कुल मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जांपल फिलोसॉफिकल दे दी ना, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें इसी चीज़ को डॉक्टर्स, दूसरे एग्जांपल डॉक्टर्स पे ले आते हैं। आपको खुदा न खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम है। अब आपको बताया जाएगा कि इसके वेरिएबल्स हैं, सिगरेट भी ना पियो, खाना भी फलानी तरह का खाओ, एक्सरसाइज इस तरह की करो, स्ट्रेस इस तरह की नहीं लेनी। तो आपकी जो क्या कहते हैं उसको, हेरिडिटरी एट्रीब्यूट्स, माँ बाप दादा दादी वगैरह पीछे से जो चीज़ें आई हैं, वो ये 7 वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से फैसला होगा कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। तो अब आपको फ़र्ज़ करें सिर्फ खाने की बात आ जाती है, तो डॉक्टर आपको कहता है कि फ़लानी चीज़ खाना, फ़लानी मत खाना। अब आपको वो कहता है चीनी मत खाना और गोश्त मत खाना फॉर एग्जांपल। लेकिन आप जाके, अब चीनी क्या है, चीनी गन्ने से निकलती है, गन्ना ज़मीन से उगता है, नेचुरल चीज़ है। तो आपके जहन में आता है यार ये मुझे कह रहा है नेचुरल चीज़ें खाओ, चीनी तो नेचुरल है। अच्छा थोड़ा और नेचुरल हो जाता हूँ, गुड़ खा लेता हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं गुड़ भी नहीं खाना। फिर आप दूसरी चीज़ क्या आती, गोश्त। आप उसको आप वो आपको कहता है गोश्त नहीं खाना, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप गोश्त नहीं खाते, आपको पता चलता है आप रनिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रह गई है। और